एक्सीडेंट में मेरा देवर लेट रविशंकर नायर उनका देहांत हो गई। और मैं एक्सीडेंट में तुरंत नहीं हुआ, उनको लैक ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि उनका एक्सीडेंट जो हुआ है रात को मिडनाइट में हुआ और जुलाई महीने में मानसून के टाइम हुआ, बारिश भी हो रही थी। तो उनको वहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेके गया, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस समय कुछ भी नहीं था, वहाँ ठीक से एक डॉक्टर भी नहीं था, तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और 12 घंटा मतलब। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं हूँ आपका होस्ट नावेद आजमी। जैसे कि आप जानते हैं, महिला दिवस के अवसर पर हम आज महिलाओं का इंटरव्यू दिखा रहे हैं, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो ऐसे में हम विलासिनी मैम का इंटरव्यू कैसे ना दिखाते, जिन्होंने एक हादसे के बाद अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही खोल डाला, नागपुर का फेमस हॉस्पिटल ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। तो आइए बात करते हैं विलासिनी मैम से। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को पूरा अपना परिचय दीजिए। जी, मैं विलासिनी उदय भास्कर नायर। 1981 में मेरी शादी हो गई और 81 से मैं यहाँ रह रही हूँ। सो मैं बोल सकती हूँ कि केरला मेरा होम स्टेट है। लेकिन मेरी जो शिक्षण जो है, पढ़ाई, कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, ये सब तमिलनाडु में कोयम्बतूर में हुआ। इसलिए मुझे तीन होम स्टेट है। केरला मेरा एंसेस्टर्स का स्टेट है और तमिलनाडु में मेरा ब्रॉटअप, मतलब मेरा ग्रूमिंग तमिलनाडु में हुई और महाराष्ट्र में शादी होके आए। और यहाँ से मैंने क्या बताऊँ, सोशल वर्क में बहुत रुचि रखी और सोशल वर्क बहुत मिशन करके मैं चल रही हूँ। तो मैम, आपका खुद का एक बहुत बड़ा मल्टीपल हॉस्पिटल है ऑरेंज सिटी। सबसे पहले हमारे दर्शक तो यही जानना चाहेंगे, आप केरला से महाराष्ट्र का सफ़र कैसा रहा, कैसे यहाँ पहुँचे? खाली शादी ही एक वजह नहीं होगी, और भी बहुत सारी वजह होगी। और दूसरा ये जानना चाहेंगे कि वो हॉस्पिटल की बुनियाद रखने की प्रेरणा कैसे आई आपके पास? जी, 2 क्वेश्चन है मेरे। जी हाँ। तो मैंने जैसे बताया आपको, मेरा होम स्टेट तो केरला है और मेरा जो स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन तमिलनाडु में हुई। और तमिलनाडु में मुझे बचपन में ही थोड़ा सोशल वर्क करने का बहुत इच्छा, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा सोशल अंडर प्रिविलेज स्पेशल बच्चों के लिए कुछ पढ़ाना। इसलिए मैं जब पढ़ रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, तब मैं इवनिंग क्लासेस बच्चों को पढ़ाती थी और विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, कुछ पैसा नहीं लिया। नहीं, तमिलनाडु में। तो मैं मेरे जो घर में जो काम करते हैं तो उनका मतलब मेड जो बोलते हैं, उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया और आसपास के जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को उनको पढ़ाया और विदाउट एनी मनी। तो मुझे वो मिशन था कि सभी लोगों को एक इक्वालिटी होना चाहिए, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। और उसके बाद जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज में हमारा ये 2 ऑप्शन था हमारे लिए। ग्रेजुएशन कोर्स में एनसीसी, आपको मालूम है, एनसीसी में ज्वाइन करो, नहीं तो एनएसएस यानी नेशनल सोशल सर्विस। तो मैंने एनसीसी इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ेगा, सो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत है, इसलिए मैंने एनएसएस ज्वाइन किया। और वहाँ हमारे कॉलेज ने एक कोयम्बतूर के पास एक सुंदरापुरम करके एक विलेज को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करके हमारे पास दे दिया। हमारा अडॉप्ट किया मैम, से बताइए। मैं सुंदरापुरम करके एक विलेज कोयम्बतूर के पास, पूरा गाँव को अडॉप्ट किया हमारे कॉलेज ये स्कीम में, एनएसएस स्कीम में अडॉप्ट करके हमारे सेक्शन को विलेज का, आधा विलेज का एक पोर्शन हमें दे दिया कि आप लिटरेसी ड्राइव करो। इनको सब क्लीनलीनेस के बारे में, हाइजीन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमने उनको समझाया, बच्चों को पढ़ाया, लिटरेसी ड्राइव किया और पूरा मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया टू सम एक्सटेंट। 3 साल हमें मिला ग्रेजुएशन कोर्स में और बहुत कुछ सोशल वर्क का जो बेसिक लेसन्स जो है मुझे वसुंधरापुरम विलेज से मिली। और उसके बाद शादी करके जब आई नागपुर आई तो हम लोग रोटरी क्लब के मेंबर बने। रोटरी क्लब के मेंबर बने मेरे हस्बैंड मिस्टर नायर, उदय भास्कर नायर। तो मैं इन्नरव्हील क्लब के एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, लेडीज़ विंग ऑफ रोटरी क्लब। इन्नरव्हील में मैं ट्रेजरर होके, फिर सेक्रेटरी बन के, फिर प्रेसिडेंट बन के
वहाँ पे भी मुझे यहाँ का नागपुर का जो मतलब सोशल फील्ड के बारे में कुछ बेसिक लेसन्स वहाँ से मिली, और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलना है वो भी मुझे वहाँ से लेसन्स मिला। और इसके बाद मैं 2000 में मुझे ऐसा लगा कि रोटरी क्लब में एक सब्सक्रिप्शन जो बोलते हैं ना, एनुअल फ़ी जो बोलते हैं, वो थोड़ा हायर अमाउंट रहता है। इसलिए एक जो बोलते हैं टॉप लेयर ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं ना, रिच सोसाइटी, रिच लेयर ऑफ द सोसाइटी ये सब सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मिडिल क्लास वीमेन, मिडिल क्लास एजुकेटेड वीमेन, और उनको वैल्यूज़ हैं, उनके पास स्किल्स बहुत है, टैलेंट्स बहुत है, तो मुझे लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें ताकि मिडिल क्लास वीमेन के लिए एक प्लेटफॉर्म दें। वो सोच के मैंने 2000 में हम 12 लेडीज़ 12 लेडीज़ हमने ये मिशन लेके पहले एक वेबसाइट शुरू किया, नागपुर महिला.com करके। और उसमें हम लोगों ने इतना अच्छे से मतलब पूरा आर्टिकल, महिलाओं का इंटरेस्ट का जो आर्टिकल है, न्यूट्रिशन के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, गार्डनिंग हो, कुकरी हो, सभी चीज़ पर हम लोगों ने अच्छे से मतलब कंटेंट्स लिखा। और हम लोग इंटरव्यू किया, महिला ऑफ द वीक करके, हर वीक नागपुर के जो महिलाओं के पास जाके, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं मुझे, वैसे इंटरव्यू करके हम लोगों ने ये सब अपलोड करके पोर्टल बनाया था, लाइव पोर्टल बनाया था 2000 में। लेकिन उसका रेस्पॉन्स ऐसा है कि सैडली उस ज़माने में ऐसा ब्रॉडबैंड वगैरह नहीं था, इंटरनेट बहुत कम था और यूज़र्स भी बहुत कम है। आप सोचिए ना, जो 50s 60s 70s में बॉर्न हुए उनको कंप्यूटर लिटरेसी उतना नहीं होता है जितना आप लोगों को है, 90s बॉर्न लोगों को है। तो इसलिए उस समय हमें लगा कि ये बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हम लोग, इसलिए हमने ये शुरू किया कि एक नागपुर महिला क्लब करके एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि महिलाएं आके आमने सामने बैठ के अपना प्रॉब्लम्स हो, अपनी स्किल हो, टैलेंट हो, वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, ये सब कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 100 रुपीज़ एनुअल फ़ी करके शुरू किया 2000 में, जस्ट 100 रुपीज़ एनुअल फ़ी करके हमने शुरू किया और बहुत सारे मेंबर्स बन गए। फिर कोर्स ऑफ टाइम में हमें लगा कि थोड़ा गवर्नमेंट एड वगैरह मिलेंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये सोच के 2015 में एक आशिदा महिला मंडल करके एक ट्रस्ट शुरू किया और आशिदा महिला मंडल के अंडर हम लोग मतलब कलेक्शन ऐसा देखा गया तो गवर्नमेंट एड तो हमें अभी आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन ये बात है कि हम अराउंड 200 मेंबर्स है हमारे क्लब में, 200 मेंबर्स है। ऑल आर मिडिल क्लास वीमेन, हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग भी हैं इसमें, और एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वीमेन है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, सभी लोग हैं हमारा। और आप यकीन नहीं करेंगे हम फंड रेजिंग कैसे करते हैं मालूम, ये हमारे मेंबर्स छोटा मोटा, अब देखिए ना, मेनी ड्रॉप्स मेक एन ओशन, थोड़ा थोड़ा अगर आप 500 रुपीज़ देंगे तो 10 लोग देंगे तो कितना हो गया, 5000 हो गया। वैसे 100 लोग देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये सब हम लोग कलेक्शन करके हम लोग नीडी लोगों का लिस्ट बना के, जो अंडर प्रिविलेज है, स्पेशल है, और हमारा क्लब में यही है कि हम स्पेशल बच्चों के लिए, जो फिज़िकली मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए हम लोग एक टैलेंट शो करते हैं। और टैलेंट शो में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, नागपुर के इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी लगातार 6-7 साल हो गया हमारा ये जो प्रोग्राम आप कर रहा है। और हम लोग कोविड के पीरियड में हमें NMC का अवार्ड मिला। क्या बात है, सर्विस अवार्ड मिला हमारे क्लब। सब आप बता रहे, मैं ऑफिस की जब आपसे बात कर रहा था तो आप ये भी बता रहे थे कि नागपुर के जो रेड लाइट एरिया है आपने उसके लिए भी कुछ काम किए, तो उसके बारे में शॉर्ट में बताइए। जी, हम लोग कोविड के टाइम में ना, हमें लगा कि सेक्स वर्कर्स का जो मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव लोगों से हमें मैसेज मिला कि उन लोग खाना खा के बहुत दिन हो गया, उनका धंधा नहीं चल रहा है, उनका कुछ इनकम नहीं है। तो हमें एक मैसेज आ गया और हम सोचे कि इनके लिए कुछ तो करना है। फिर हम लोग पैसा इकट्ठा करके, आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन में हम लोग अराउंड 50,000 वगैरह कलेक्ट करके पूरा प्रोविशंस, 1 महीने का प्रोविशंस, वहाँ के जितने सेक्स वर्कर्स हैं सभी लोगों को हमने खुद जाके रेड क्रॉस सोसाइटी ने हमें हेल्प किया। रेड क्रॉस थ्रू उनके ऑफिस में इन लोगों को बुला के हम लोगों ने सर्विस किया। और वैसे बाकी लोगों जो हैं, जो नौकरानी लोग हैं या जो बोलते हैं मेड लोग हैं, जो क्या बोलते हैं नीडी लोग हैं, और जो एजेड लोग हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने प्रोविज़न पहुंचाया कोविड के टाइम।
बढ़िया है मैम। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपका भी हॉस्पिटल है, जी तो उसके बारे में बताइए कि उसकी बुनियाद रखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी जी मैं बताती हूँ शॉर्ट में। हाँ जी। 1987 में एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में मेरा देवर लेट रविशंकर नायर ओके। उनका देहांत हो गई। कैसे में? मैं एक्सीडेंट में ओके। एक्सीडेंट में तुरंत नहीं हुआ, उनको लैक ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि उनका एक्सीडेंट जो हुआ है रात को मिडनाइट में हुआ और जुलाई महीने में मानसून के टाइम हुआ, बारिश भी हो रही थी। तो उनको वहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेके गया, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस समय कुछ भी नहीं था, वहाँ ठीक से एक डॉक्टर भी नहीं था, तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और 12 घंटा मतलब 12 घंटे में जान गई। मतलब ही वॉज अलाइव फॉर 12 आवर्स। 12 आवर्स के बाद उनका मतलब लैक ऑफ ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो तब भी मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा, बीइंग एल्डर ब्रदर, मेरे हस्बैंड एल्डर ब्रदर है, तो उदय भास्कर नायर जी को लगा कि हमारे फैमिली में ऐसा 28 ईयर्स की थे मेरे देवर जो है रविशंकर नायर, ही वॉज ओनली 28। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि ऐसा यंग लाइफ नहीं जाना चाहिए लैक ऑफ ट्रीटमेंट में, तो जितना हमें हो सके हम लोग थोड़ा अच्छा क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू करेंगे, ऐसा सोच के 1996 में हमने शुरू किया। और उस समय हम लोग पाइनियर ही थे, क्योंकि एक कॉर्पोरेट कल्चर हॉस्पिटल्स में नहीं था। उस ज़माने में ऐसा था कि थोड़ा छोटा सा क्लिनिक, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, वही कल्चर चल रहा था उस ज़माने में यहाँ नागपुर में। और हम लोग ने पाइनियर बन गए और एक कॉर्पोरेट कल्चर लाया हॉस्पिटल में। और आजकल आप देख रहे होंगे नागपुर में हर स्ट्रीट में एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपको दिखेगा, क्रिटिकल केयर यूनिट। तो मैम आपके हॉस्पिटल से कितने लोगों को अब बेनिफिट मिला है अंदाजन? क्योंकि आप एकदम परफेक्ट तो आप कोई भी नहीं बता सकता, फिर भी साल भर में कितने लोगों को बेनिफिट इससे मिला है? और आपका नागपुर में हॉस्पिटल का काफ़ी नाम है। मैं भी जब स्टार्टिंग 2018 में आया था, उसके बाद कोविड आया, तो उस समय भी आपके हॉस्पिटल का काफ़ी नाम सुनाई देगा था। तो यानी बेनिफिट तो कहीं ना कहीं मिला है जब भी नाम हो गए। तो कितना बेनिफिट आपके हॉस्पिटल को लोगों मरीजों को मिला है? जी, तो हॉस्पिटल में हम लोगों का एक गीता करके एक प्रोजेक्ट है, कोक्लियर मतलब जो मुख बधिर करके बॉर्न होते हैं। जी जी। तो उन लोगों के लिए अब अगर 7-8 साल के अंदर एक छोटा सा एक क्या बोलते डॉक्टर्स बॉम्बे से आके यहाँ छोटा सा सर्जरी, छोटा सा नहीं बोल सकते, एक मेजर सर्जरी है, सर्जरी करके इसमें से 90% बच्चे को कम से कम सुनने को होता है। और सुनने के बाद धीरे धीरे इन लोग बात करना भी सीख जाते हैं। तो इसलिए ये तो हम लोग 100 बच्चों को सर्जरी करके दिया। और हम लोग जी हाँ, और पैसा ऐसा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर्स फंड है, हर स्टेट में रहता है, चीफ मिनिस्टर फंड भी रहता है। और टाटा, क्या बात है। जी जी, रतन टाटा जी ने बहुत हमारा प्रोजेक्ट में हेल्प किया। क्या बात है। और रतन टाटा जी मेरे ख्याल से बहुत सारा हॉस्पिटल्स को करते हैं। अभी ही इज़ नो मोर, उनका जो प्रेडिसेसर्स है, उनका जो क्या बोलते हैं, जो उन्होंने इनहेरिट किया है, उन लोग भी अभी करके ही आ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट में हमने बहुत बच्चों का विदर्भा के जो मूक बधिर बच्चों को बहुत हेल्प हुई है। और हम लोग अभी भी बहुत सारा कंसेशन रेट में अंडर क्या बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हम अलग चैरिटी करते हैं। मैम ये तो आपके हॉस्पिटल की बात हो गई, लेकिन ये देखा गया था कि कोविड में कई हॉस्पिटल ऐसे थे जो आपदा को अपना अचीवमेंट बना लिए थे, लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूल रहे थे। तो ऐसे हॉस्पिटल को आप क्या कहना चाहेंगे जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं? जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे मालूम है बहुत सारा हॉस्पिटल्स नागपुर के जिनको बैंक लोन था, वो कोविड के पीरियड में इन्होंने इतना मतलब अंडर द टेबल बोलते हैं ना, एक बेड को 4-5 लाख मतलब टैक्सिंग करके ले लेते। लेकिन हमने जो आपने बताया कि आपने इस प्रकार से हॉस्पिटल का स्टार्टिंग किए थे, और ये भी बताया कि किस प्रकार आपने कोविड में रेड लाइट एरिया की महिलाओं की भी है। पर ये चीज़ भी देखा गया है, जो रेड लाइट एरिया में लड़कियां काम करती थी, अमितेश सर ने उस पर बैन लगा दिए थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये काम गलत है। आप महिला हो तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि
रेड लाइट एरिया में जो लड़कियां काम कर गई हैं वो सही कर गई थी या गलत कर गई थी? अमितेश सर का एक्शन सही था या गलत था? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड कोई अपने आप सेलेक्ट नहीं करते कोई, उनको वहाँ मतलब तोपा गया है वो प्रोफेशन, नहीं तो घर के जो वातावरण के हिसाब से करते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की गिवन ए चॉइस वो एक प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं करेगी कोई भी। मैम मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि आप इतने सालों से सोशल वर्क करते हैं, कई ऐसे केस आते होंगे जिसको देख के लगता होगा कि यार मैं कुछ तो इसकी हेल्प करूँ, तो ऐसा कौन सा केस है जो आपको लगा हो कि यार मेरे को इसकी तो हेल्प करनी है? जी मैं बता सकती हूँ। एक कैंसर पेशेंट हमारे पास आए। ओके। कैंसर पेशेंट है, बहुत पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है और 10th स्टैंडर्ड कर रही थी। बात है मैम ये जस्ट 2 साल की बात, 2 साल पहले की, कोविड के बाद 23 में लगभग कैंसर पेशेंट हमारे पास आए और वो 10th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम दे रही थी। 3 महीने के पहले उनको कुछ कीमोथेरेपी, उनका कुछ साइकिल ट्रीटमेंट का पैसा चाहिए था जी। तो उनको अराउंड 25,000 रुपीज़ एमरजेंसी चाहिए था। तो 25,000। तो उस समय हमारे एक रिलेटिव मेरे घर में आए और उनको मालूम है कि मैं थोड़ा सोशल सर्विस में बहुत मतलब इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कोई कैंसर पेशेंट को पैसा, कितना कोइंसिडेंट देखिए, एक वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है कि पैसा की ज़रूरत है और हमारे रिलेटिव जो चेन्नई से नागपुर आए और वेकेशन के लिए आए, तो उनको लगा कि मुझे कुछ कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहते। तो मैंने इनको बता दिया कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको 25,000 चाहिए और एग्ज़ाम भी दे रही है वो। तो उन्होंने तुरंत बोले कि एक मीटिंग बुलाइए, हम जाके दे देंगे। फिर हम लोग वार्ड जाके हॉस्पिटल तुकडोजी महाराज हॉस्पिटल में वार्ड में जाके हम लोग उनके सामने पैसा दे दिया और बच्चे उसके बाद एग्ज़ाम लिखी और अच्छे से 75-78% मार्क्स भी लाई और अभी कॉलेज में पढ़ रही है। तो मुझे इतना ग्रैटिट्यूड लगा कि 2 जन देखिए ना, ज़रूरत जिनको चाहिए वो भी मेरे पास आ रहे हैं, जिनको देना है वो भी मेरे पास है। ये तो गॉड विश है, मैं बता। तो मैम जैसे कि आपका हॉस्पिटल है तो आपने वहाँ इलाज क्यों नहीं करवाया? नहीं, वो तो तुकडोजी महाराज का जो कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल फेमस है उसके लिए। तो वहाँ गवर्नमेंट बहुत कंसेशन रेट में करके देती है। वो वहीं पे आपने हेल्प भी किया और इलाज भी, क्योंकि ये सवाल मेरे दर्शक मेरे कमेंट में जरूर पूछते हैं, अगर मैं ये नहीं पूछता आपसे। जी। तो मैम जैसे कि आज महिला दिवस है, तो आप जाते जाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लाइफ में हार मान चुकी हैं? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि महिला दिवस में यही बोलना चाहती हूँ कि महिला दिवस यानी एक अपना जो महिलाओं का अचीवमेंट का रिकग्निशन मिलने का दिन है। और मुझे ये भी लगता है कि महिला दिवस जो है तो वो पुरुष को ग्रैटिट्यूड दिखाने का दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी महिला अपना ब्रदर, अपना पिताजी, नहीं तो हस्बैंड, इनके बिना वो सोसाइटी में कुछ नहीं कर पाएंगे। स्पेशली हमारा भारत जैसे देश या सब कॉन्टिनेंट में हमें ये पुरुषों का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। और हम सब जानते हैं कि माँ बाप दोनों चाहिए बच्चे को, वैसे दोनों का हिस्सा सेम है और हमें पुरुषों से 1% भी आगे नहीं जाना है, हमको साथ साथ में जाना है और सोसाइटी को अच्छा करना है, बच्चों को अच्छा बढ़ाना है। तो मैम जैसे कि बोला जाता है हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला होती है, तो क्या हर सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक पुरुष होता है? बिल्कुल। तो आपके पीछे कौन से पुरुष हैं? मेरे पीछे मैं बताती, मेरे पिताजी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब तमिलनाडु में पढ़ रही थी, मेरे पिताजी को एक लॉन्ग विजन था कि तुम तमिल तो घर में मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें, तुम हिंदी ले लो, हिंदी लेने से तुम्हें पूरा इंडिया में एक्सपोजर मिलेगा। तो मैंने हिंदी लिया स्कूल में। फिर भी मेरा स्पोकन हिंदी उतना अच्छा नहीं जितना रिटर्न हिंदी है। नहीं, हमारे दर्शक भी समझ गएंगे कि मैम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके में वो फ्लेवर आता है जी, एक्सेंट बिल्कुल बोलते सब में। बचपन में जो सीखा है ना वो तो रह गई अपने साथ। जी जी। जी। और इसके बाद मैं बोलती शादी के मत मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट एवरी स्टेप में है। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे लिए मार्च 8 जो दिवस है ना, जो लक्की वीमन है, सभी वीमन को नहीं मिलता सपोर्ट। जो लक्की वीमन है, मुझे लगता है कि उस दिन आप पुरुषों को ग्रैटिट्यूड दिखाइए, उस दिन ऐसा मनाइए आप।
मैम पहली महिला मेरे को इंटरव्यू में अभी तक मिली है जिन्होंने अपने हस्बैंड को बेनिफिट दिए है। तो मैम और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? तो मैं महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि हम फिज़िकली हम वीक रहेंगे लेकिन मेंटली हम टफ है, क्योंकि जो ममता जो बोलते हैं ना वो बच्चों को हम ही दे सकते हैं। क्या बात। पिताजी जो है वो मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन महिलाएं जो है वो ममता जो है वो हमारा ही मोनोपोली है। क्या बात। हम माँ लोग ही दे सकते हैं। सही है। इसलिए मैं बोलती ममता जो है वो हमेशा रखिए, वो हमें महिला करके ही रहना है, हम पुरुष नहीं बनना है। हमें महिला करके अच्छे से हमारे देश के लिए, फैमिली के लिए अच्छे से हार्ड वर्क करके हमें दिखाना है हम कौन है। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ मैम जो कि ऑडेसिटी हॉस्पिटल की करता धरता है। उम्मीद करते हैं इनसे आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी और उम्मीद करते हैं इस प्रकार का प्रोग्राम आपको अच्छा लगता होगा। तो इसी प्रकार का प्रोग्राम आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फ़िलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।